नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कौशल आपका स्वागत करता हूं चैनल ब्रेकिंग कोड्स पे। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और कैसे टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को दुनिया भर की कंपनीज ने अपना के इस स्किल से फायदा उठाया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहते किसको है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे क्वालिटी स्कोर की जो गोल है या टारगेट है वो 100% है और आज की डेट में अगर हमारा प्रोसेस 80% क्वालिटी पे रोवर कर रहा है, तो जो 80% से 100% की दूरी है, इसको एक तरह से हम प्रॉब्लम समझेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइस 100 से 80 रुपए में होना चाहिए। यानी कि हमें इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता और क्वालिटी को बनाए रखते हुए उसके प्राइस को 100 रुपए से लेके नीचे 80 रुपए तक लाना है। ये मेरी प्रॉब्लम बन जाती है जिसको मैं सॉल्व करना चाहूंगा। बड़े बड़े क्वालिटी गुरुज का ये मानना है कि प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी की तरह है जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। यानी कि इससे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि इसको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपनाने की जरूरत है। प्रॉब्लम नहीं होना इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। दैट मीन्स अगर आपके प्रोसेस में आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आइडल चल रहा है, तो हो सकता है ये हमारा भ्रम हो। इसलिए हमें प्रॉब्लम को पॉजिटिवली फेस करना चाहिए। दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत नहीं ये पिक्चर किनकी है, लेकिन जो बात इंपॉर्टेंट है वो आप ऊपर कोट में पढ़ सकते हैं। आई वुड स्पेंड 30 मिनट्स एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, 20 मिनट्स प्लानिंग द सॉल्यूशन एंड 10 मिनट्स एग्जीक्यूटिंग द सॉल्यूशन। इस नोट से हम ये समझ सकते हैं कि बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज भी ये बात मानते हैं कि प्रॉब्लम में सॉल्व करने से पहले जो प्लानिंग, उसकी क्लैरिफिकेशन, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो टाइम इन्वेस्ट होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें तुरंत उस पर कूद नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें थोड़ा टाइम ये समझने के लिए लगाना चाहिए कि वो प्रॉब्लम आखिर है क्या। कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सके ताकि हम उनको बेहतर तरीके से एनालाइज कर सके और उसके बाद हमें कोई सॉल्यूशन सोचना चाहिए जो कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। फ्रेंड्स, यूं तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बताना चाहूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में रियल टाइम सिचुएशन जब खराब होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक तरह से फायर बुझाने वाला काम होता है। यानी कि अगर आज आप ऑफिस घुसे और आज आपने महसूस किया कि आज एम्प्लॉयज़ की संख्या कम है, यानी कि अटेंडेंस परसेंटेज बहुत कम है, तो एक तरह से हमारा सारा फोकस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ चला जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम लोगों के साथ अगर आज हमें डिलीवरीज करनी है, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज करेगा हमारी क्वालिटी के साथ। ये मैं अमूमन बात कह रहा हूं जो कि नेचुरली होता है, लेकिन ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के अधिकतर तरीके जो आप अपने आसपास के एरियाज या क्षेत्रों में देखेंगे वो क्विक फिक्स यानी कि झटपट सॉल्यूशंस के नाम से जाने जाते हैं। कई बार इनको फायर फाइटिंग के नाम से जाना जाता है। डीपर एनालिसिस इनमें नहीं होता, यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंस से हमें सॉल्यूशन पता है हम उसको बस फिक्स करके सॉल्यूशन को सॉल्व करना चाह रहे होते हैं। हम अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे गिल्टी पर्सन को ढूंढते हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम किसके एरिया में हुई है, यानी ये प्रॉब्लम किससे हुई है, उसको पकड़ा जाए और अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दी जाए। कई बार ये भी होता है कि एक प्रॉब्लम से हमें दूसरी प्रॉब्लम में जंप करना पड़ता है, पर ये सारे सॉल्यूशन जो हैं दोस्तों, ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं और ये टोयोटा प्रॉब्लम सॉल्विंग रेकमेंड नहीं करता। टोयोटा को जो मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ कंपनी का, ये मैं सिर्फ रेफरेंस तौर पे ले रहा हूँ क्योंकि लीन मैन्युफैक्चरिंग में टोयोटा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और अगर हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहें
तो उनके सिद्धांत अधिकतर इन चीज़ों पे निर्धारित है, विच इज सिस्टम थिंकिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, सिस्टमैटिक रूट कॉज एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, addressing all factors of their failure tree and optimizing the value stream. दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी कब चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को पूरी तरह से मानता हूं कि हर छोटी समस्या के लिए आपको एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सिस्टमैटिक तरीके से करने की जरूरत है। ये सिचुएशंस हो सकती हैं जैसे कि अनडिजायरेबल कंडीशन ऑफिसेस में, डेविएशंस, डिफेक्ट्स या फेलियर आपके प्रोडक्ट में, सेफ्टी से जुड़े हुए सिचुएशंस या इंसिडेंट आप कह सकते हैं, प्रोडक्ट का फेल हो जाना, लाइन डिलीवरीज में स्टॉपेज आ जाना, कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन होना, कॉस्ट आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा हो जाना, इक्विपमेंट्स का काम ना करना, एम्प्लॉयज बिहेवियर कंसर्न्स, नॉन कंप्लायंट बिहेवियर, डिसएंगेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, रिपीटेटिव प्रॉब्लम यानी कि एक ही प्रॉब्लम का कुछ समय के लिए फिक्स होकर दोबारा से इग्नाइट हो जाना, इक्विपमेंट्स ब्रेक डाउन हो जाना। इस तरह के सिचुएशन में हमें ज़रूरत है कि हम एक स्मार्ट तरीके से एक्चुअल आर्ट ऑफ प्रॉब्लम स्किल को यूज़ करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आने वाली स्लाइड्स में या आने वाले वीडियोस के इस पूरे ड्यूरेशन में हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको टोयोटा के उस मोस्ट इफेक्टिव वे से अवगत कराएं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए आज तक यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए मेरे आपसे निवेदन है कि वीडियो एंड तक देखें, वीडियो के साथ जुड़े रहें और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहे। तो जो स्क्रीन पे आप लेफ्ट साइड पे एक मैप देख रहे हैं, ये है पीडीसीएस साइकिल यानी कि प्लान, डू, चेक एंड एक्ट साइकिल। टोयोटा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का सिद्धांत भी इसी ही साइकिल पे निर्धारित है, यानी कि किसी प्रॉब्लम को प्लानिंग करी जाए, उसको समझा जाए उसकी वो प्रॉब्लम क्या है, उसके बिगर प्रॉब्लम को छोटे चंक्स में विभाजित किया जाए, टारगेट सेटिंग करी जाए, रूट कॉज एनालिसिस यानी कि ये जाना जाए कि प्रॉब्लम हुई कैसे है, उसके बाद सॉल्यूशंस को सोचा जाए, सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो डू फेज के अंदर होता है। चेक फेज में जब हम आते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे हम लोग मॉनिटर करते हैं हमारे प्रोसेस को और उनके रिजल्ट्स को, और फाइनली जब एक्ट का टाइम आता है वहां पे हम अपने स्टैंडर्डाइज प्रोसेस को मेंटेन करते हैं और इसकी रेप्लिका भी बनाते हैं ताकि ये साइकिल बार बार चल सके। एक फनलिंग के तरीके से अगर आप समझेंगे तो आप देख सकते हैं प्लान का जो फेज है, जो कि स्टेप 1 से स्टेप 4 तक का जो फेज है, सबसे ज्यादा समय इस फेज के अंदर जाता है जहां पे हम प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, टारगेट सेटिंग कर रहे हैं और रूट कॉज एनालिसिस बना रहे हैं। आने वाले इस वीडियो में अब हम इन सारे फेज को एक एक करके समझेंगे, तो आइए बने रहें। क्लैरिफाई द प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। दोस्तों, प्रॉब्लम को समझने के लिए टोयोटा का सिद्धांत ये कहता है कि हम सिचुएशन के पास जाएं, यानी कि हम सिर्फ रिपोर्ट्स पे ना यकीन करके एक्चुअल प्रॉब्लम को जाके देखें और समझें, फ्लोर पर जाके समझें। जिस तरह मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको समझाया था कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन को समझने के लिए हम इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं, जो डिस्टेंस हमारी करंट स्टेट से आइडल स्टेट के बीच का है वो मेरी प्रॉब्लम है। इस गैप को हम प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं और इसी को हम क्लैरिफाई करते हैं अपने इस फेज के अंदर में। एक एग्जाम्पल के थ्रू अब हम इस पूरे वीडियो में चलेंगे, जो कि हम टोयोटा के कार मैन्युफैक्चरिंग लाइन से एग्जाम्पल को लेंगे ताकि हम बेटर रिलेट कर सकें। दोस्तों, प्रॉब्लम को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय, आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। हर कंपनी या हर बड़ी कंपनी एक बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ ऑपरेट करती है, जो उनका विजन होता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोयोटा गोल जो कि लिखा गया है, टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटीज एंड फॉर आवर कस्टमर, which means
टोयोटा का सिद्धांत या टोयोटा की फिलॉसफी ये है कि वो कस्टमर को उन उत्तम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देगी और सोसाइटीज में इन सर्विसेज को स्प्रेड करेगी। अब अगर आप ये समझें कि आपका जो रोल है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके रोल का पर्पस है कस्टमर को हाईली फंक्शनल और हाईली क्वालिटी कार्स प्रोवाइड करना एट रीजनेबल प्राइस। और अगर आप उसके नीचे की रो में देखें, जो कि आपका जॉब पर्पस एग्जांपल के लिए समझाया गया है, टू एक्वायर द बेस्ट पार्ट एट द बेस्ट प्राइस। मान लीजिए आपका रोल है कार के पार्ट्स को प्रोक्योर करना, और हमारे टोयोटा का जो अल्टीमेट गोल है वो है कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करना। यानी कि एज अ एम्प्लॉय अगर आप भी अपने गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ लिंक करें, तो आप ये समझेंगे कि आपका अल्टीमेट गोल है कार के ऐसे पार्ट्स को या ऐसे इक्विपमेंट्स को लेके आना जो कि बेहतरीन कार्स कस्टमर को प्रोवाइड करने में हेल्प करे। ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल से समझा है, इसके अलावा बहुत सारे रोल्स एंड फंक्शन होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें तो ये इजी रिलेशनशिप था, इसीलिए हमने इस एग्जाम्पल को पिक किया है। आने वाले पूरे ड्यूरेशन में हम इसी एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। यहाँ पर हम एक एनिमेटेड ग्राफिक के थ्रू देख रहे हैं कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग लाइन है और एक सुपरवाइजर जूली, जिनका नाम है, वो इस कार असेंबली लाइन को मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा कि टोयोटा का अल्टीमेट गोल है कस्टमर को बेहतरीन सर्विसेज और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, और बीइंग अ एम्प्लॉय आपका जो रोल था वो है कार के बेहतरीन पार्ट्स प्रोवाइड करना, बेहतरीन इक्विपमेंट्स के साथ कारों को मैन्युफैक्चर करना। जूली, जो कि कस्टमर कार्स के लिए इस लाइन में सुपरवाइजर का काम कर रहे हैं, उन्होंने ये नोटिस किया कि कार के एक्सटीरियर पार्ट्स पे कुछ स्क्रैचेस हैं। यानी कि जब इस कार लाइन में वो इंस्पेक्शन कर रहे थे, उन्होंने पाया कि कुछ कारों में स्क्रैचेस पाए गए हैं। जिस तरह कार का जो अल्टीमेट गोल है टोयोटा का, वो है बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी कि ये स्क्रैच से जो कार आगे लाइन पे जाएगी, ये कस्टमर की सर्विसेज और क्वालिटी के विपरीत है, यानी ये टोयोटा के अल्टीमेट गोल के साथ मैच नहीं करती। तो इसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि क्या ये जो स्क्रैचेस हैं ये क्यों हो रहे हैं और कैसे इनको रोका जाए। तो आने वाले इस वीडियो में अब हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होगी उसको सॉल्व करने के लिए हमें उतनी ही मेहनत लगेगी, इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा रेफरेंस या एक अच्छा रिकमेंडेशन है कि बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे चंक्स में ब्रेक डाउन कर लिया जाए, ताकि हम प्रायोरिटाइज कर सकें कि किस प्रॉब्लम पे पहले कंसंट्रेट करना जरूरी है। गेंची गेनबुत्सु का सिद्धांत ये कहता है कि हम फ्लोर पर जाएं और अपनी आंखों से उस प्रॉब्लम को समझें। तो जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लार्ज साइज प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में अगर हम ब्रेक कर दें और उनको प्रायोरिटाइज कर ले, तो हमारे लिए ये आसान होगा कि पहले किस प्रॉब्लम को मैनेज करना और फिक्स करना ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम अपने वीडियो में बात कर रहे हैं कार की स्क्रैचेस की प्रॉब्लम को लेके, तो सुपरवाइजर जब कार के स्क्रैचेस को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी कोशिश ये है ये जानने की कि सबसे ज्यादा स्क्रैचेस कहां पर हैं। क्या वो कार के रूफ पर है, कार के फ्रंट या रियर पार्ट में, या कार के डोर्स पैनल में। ये भी जानना जरूरी है कि वो स्क्रैचेस किस तरह के हैं और किस समय पे ये स्क्रैचेस लग रहे हैं गाड़ी पे। दोस्तों, जैसे कि हमने प्रॉब्लम को जब ब्रेक किया, तो हमने ये पाया कि जब हम उसके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से अपने कार के स्क्रैचेस को अगर हम देखना चाहें, तो सबसे ज्यादा स्क्रैचेस जो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, वो आ रहे हैं फ्रंट डोर में। लेफ्ट साइड फ्रंट डोर में करीब करीब 10 स्क्रैचेस नोटिस करे गए हैं। और जब इन फर्दर स्क्रैचेस को ब्रेक किया गया बिटवीन लॉन्ग, डीप एंड शैलो स्क्रैचेस, तो सबसे ज्यादा लॉन्ग स्क्रैचेस नोटिस करे गए। यानी कि लेफ्ट फ्रंट डोर के बॉटम पार्ट के लॉन्ग स्क्रैचेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और प्रायोरिटाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। ये भी एनालिसिस के थ्रू पता चला कि मॉर्निंग शिफ्ट में करीब 1 स्क्रैच है
और आफ्टरनून शिफ्ट में 6, यानी कि रियल प्रॉब्लम आफ्टरनून शिफ्ट में है। इस तरह से अगर हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो यकीन मानिए ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को हमारी अर्जेंसी के साथ में मैप करेंगे, यानी कि प्रायोरिटाइजेशन करने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम फिक्स करना कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना अर्जेंट है। ये भी जानना जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कितना एक्सपेंशन होगा, यानी इस पे कितनी लेबर, कितनी रिसोर्सेज की डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ेगी। ये सब पॉइंट्स हमें मैनेज करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे कि प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए। तो सुपरवाइजर जब कार असेंबली लाइन को ट्रैक करते हैं तो वो ये जानते हैं कि थर्ड सेक्शन पे आने के बाद कार में स्क्रैचेस पाए गए, यानी कि पहले 2 सेक्शंस या पहले 2 प्लेटफॉर्म में कार में कोई स्क्रैच नहीं पाया गया। कार में स्क्रैच पाए गए थर्ड सेक्शन के बाद, यानी कि थर्ड सेक्शन जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ अक्रेंस है। पॉइंट ऑफ अक्रेंस और प्रॉब्लम परसेप्शन 2 अलग अलग पहलू होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि पॉइंट ऑफ अक्रेंस क्या है, ताकि हम अपनी सारी एनर्जी, सारा एफर्ट उस पॉइंट पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लगाएं। सो थर्ड सेक्शन की तरफ आइए चलते हैं। दोस्तों, स्टेप 3 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहता है टारगेट सेटिंग, यानी कि एक बार आपने प्रॉब्लम को क्लैरिफाई कर लिया और आपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके प्रायोरिटाइज कर लिया, अब जरूरत है टारगेट सेट करने की, यानी कि करंट सिचुएशन से आइडियल सिचुएशन पे जाने की। कमिटमेंट के साथ हमें ये करना जरूरी है कि हम एक मेजरेबल और एक चैलेंजिंग टारगेट अपने लिए खड़ा करें। या सो टारगेट सेटिंग की तरफ चलते हैं। दोस्तों, टारगेट सेटिंग करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि टारगेट प्रैक्टिकली अचीवेबल तो होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्ट में ना हो। टारगेट के लिए हमें स्मार्ट टारगेट निर्धारित करना एक अच्छा आइडिया या एक अच्छी रिकमेंडेशन हो सकती है। प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद में जब आप टारगेट सेट करें तो आप स्मार्ट टारगेट के सिद्धांत को यूज कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप इस टारगेट को देखें, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एलिमिनेट ऑल एक्सटीरियर लॉन्ग स्क्रैचेस ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द लेफ्ट डोर ऑफ द व्हीकल प्रोड्यूस इन द आफ्टरनून इन द सेक्शन 3, यानी कि सेक्शन 3 के आफ्टरनून शिफ्ट में बनने वाले पार्ट्स में बाई तरफ के दरवाजों पे जो स्क्रैच पाए गए हैं, लॉन्ग स्क्रैचेस, उनको हम इस महीने के एंड तक एलिमिनेट कर देंगे। ये एक बहुत ही स्मार्ट टारगेट है, लेकिन जब आप इस टारगेट पे नंबर्स फीड करेंगे तब आप यकीन मानिए ये सब मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं स्टेप 4, यानी कि रूट कॉज एनालिसिस की तरफ। रूट कॉज एनालिसिस यानी कि प्रॉब्लम की रूट यानी जड़ तक पहुंच के उसको सॉल्व करने के लिए पहले ये जाने कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। एग्जामिन द पॉइंट ऑफ अक्रेंस एंड थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेज विदाउट एनी प्रिजुडिस, यानी कि किसी भी आइडिया को आप छोड़े नहीं, सारे पोटेंशियल कॉजेस को आप एकत्रित करें। दोस्तों, बहुत सारे क्वालिटी टूल हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं इस सिचुएशन में। 5 बॉटलनेक, इशिकावा डायग्राम। रूट कॉज एनालिसिस करते वक्त आप प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ अक्रेंस पे जाके अपनी टीम के साथ ये आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि वो क्या सारे पोटेंशियल कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। एज अ सुपरवाइजर आप इन सारे आइडियाज को नोट कर सकते हैं और क्लस्टर कर सकते हैं 5M या 5P की तरह। 5M या 5P कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन आप क्लस्टर कर लीजिए मैन मटेरियल मेथड के अंदर जिस तरह से, या फिर पीपल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के अंदर में। आप किसी भी सेक्शंस में क्लस्टर करिए, लेकिन क्लासिफिकेशन करने से आपको उन्हें ग्रुपिंग करने में आसानी मिलेगी। तो जिस तरह हम अपनी प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हुए स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने स्टाफ, मशीन और एनवायरनमेंट में अपनी प्रॉब्लम के पोटेंशियल कॉजेस को बाइफरकेट कर लिया है। स्टाफ के अंदर आने वाले रीजंस को अगर आप देखें तो कुछ कॉजेस का ये कहना है कि स्टाफ एबिलिटीज आर पुअर, यानी कि स्टाफ की काबिलियत सही नहीं है।
कुछ का कहना यह है कि स्टाफ का मेथड काम करने का सही नहीं, और जब इसको फर्दर क्लासीफाई किया गया तो स्टाफ के काम ना करने के तरीके या काम करने के तरीकों में दो चीजें पाई गई। इंस्ट्रक्शंस खराब हो सकती हैं या फिर वर्क क्लोथ्स इनएप्रोप्रिएट हो सकते हैं। इन सभी पोटेंशियल कॉजेस को जब डेटा के साथ में हम चेक करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा के साथ, तो हम ये जान पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम कॉज कौन से हैं। यानी कि अगर मैं पिछले 2 या 3 महीने का डेटा उठाऊं और मैं ये देखूं कि वर्क इंस्ट्रक्शन पुअर और वर्क क्लोथ्स इनएप्रोप्रिएट के डेटा के बेस पे अगर हम जाने, तो ये जाना जा सकता है कि जिन दिनों में कार में स्क्रैच पाया गया उस दिनों में वर्क इंस्ट्रक्शन वर्सेस वर्क क्लोथ्स क्या ज्यादा नंबर्स में थे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्क क्लोथ्स का जो डेटा है वो हमें ये बताता है कि जिन दिनों में कार में स्क्रैच लगा उन दिनों में वर्क क्लोथ्स इनएप्रोप्रिएट पाए गए फॉर अ पर्सन जॉन। उनकी बेल्ट का बक्कल जो था दैट वाज इनएप्रोप्रिएट एज पर टोयोटा गाइडलाइन एंड कुड बी अ रीजन फॉर कार स्क्रैचेस। सो जब हिस्टोरिकल डेटा के साथ हम अपने रूट कॉजेस को मर्ज करते हैं तब हम एक्चुअल प्रॉब्लम के क्लोज पहुंचते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप आता है स्टेप 5 विच इज डेवलप काउंटर मेजर्स। यानी कि काउंटर मेजर्स बनाए जाएं जो कि इफेक्टिव हो, वैल्यू ऐड करें, और ये सारे काउंटर मेजर अकेले नहीं बल्कि सबको साथ में रख के बनाए जाने चाहिए। इनके रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जो कि पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, और एक बात सबकी सहमति के बाद जब ये अग्रीमेंट बन जाए तो इन काउंटर मेजर्स को फ्लोर पे डिप्लॉय करना चाहिए। दोस्तों, काउंटर मेजर को डिप्लॉय करने से पहले रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, जिसको कई जगह पर FMEA भी कहा जाता है। आने वाले वीडियोस में हम इनके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपके पास लेकर आएंगे, मगर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय करने से पहले प्रॉपर R&D के साथ रिस्क मिटिगेशन प्लान या फिर FMEA प्लान को बनाना बहुत जरूरी है। एक बार जब काउंटर मेजर्स बना दिए जाए और रिस्क असेसमेंट कर दी जाए तो हम इन काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टेप 6 सी काउंटर मेजर थ्रू के बारे में बात करता है। यानी विद यूनाइटेड एफर्ट्स इंप्लीमेंट काउंटर मेजर विद स्पीड एंड परसिस्टेंस। ये टाइम है अपने काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय करने का और इंफॉर्मेशंस या कम्युनिकेशन को सही तरीके से शेयर करने का। रिपोर्टिंग्स एंड डैशबोर्ड्स कैन ऑल्सो बी वेरी यूजफुल हेयर, क्योंकि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए जो काउंटर मेजर्स के डिप्लॉय होने के बाद सिस्टम में अब बदलाव लाएंगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है नेवर गिव अप, क्योंकि जरूरी नहीं काउंटर मेजर्स के लगने के बाद तुरंत आपको रिजल्ट्स मिल जाएं। आपको पेशेंस और अपनी एनर्जी को बनाए रखना है और आपको मेहनत करते रहना है। स्टेप 7 इवैल्यूएट बोथ रिजल्ट्स एंड प्रोसेसेस के बारे में बात करता है। यानी कि एक बार काउंटर मेजर्स जब काम करेंगे तो हमें रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना है। रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो आप इन दोनों के लिए तैयार रहें और हिम्मत हारे नहीं। दोस्तों, रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करने के लिए भी ये जानना जरूरी है कि रिजल्ट्स हम अलग अलग स्कोप से इवैल्यूएट करें। यानी कि कस्टमर के स्कोप से, ऑर्गेनाइजेशन यानी टोयोटा, यहाँ पे जो रेफरेंस हमने लिया है उनके स्कोप से, और आपके अपने रोल के स्कोप से। आप याद करेंगे शुरू में हमने बात करी थी कि आपको अपना अपना जो इंडिविजुअल गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ कनेक्टेड या अलाइन रखना चाहिए। ये भी जानना जरूरी है कि हमारे सक्सेस और फेलियर के रीजंस क्या थे, ताकि हम उन्हें एक लर्निंग्स की तरह आने वाले टाइम में यूज कर सके। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स में इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। स्टेप 8 जो है वो बात करता है स्टैंडर्डाइज सक्सेसफुल प्रोसेसेस के बारे में। यानी एक बार काउंटर मेजर्स से पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो ये टाइम आपका रिलैक्स करने का तो है, आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी सेलिब्रेशन को, लेकिन साथ ही ये भी बहुत जरूरी है कि इस रिजल्ट्स को स्टैंडर्डाइज किया जाए, SOPs बनाई जाए, सस्टेनेंस प्लान बनाए जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि बाकी वो सारी जगह जहां पे ये सॉल्यूशंस रेप्लिका किया जा सकता है वो किया जाए। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशंस में वाइट पेपर्स, वैल्यू स्टोरीज और चेकलिस्ट
फॉर्म, फ्लो चार्ट्स, इस तरह के मैनुअल्स का यूज किया जाता है स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस को दूसरे प्रोसेस में रेप्लिकास करने के लिए। रिपोजिटरीज क्रिएट करी जाती हैं। ये सारे 8 स्टेप जो है ये पीडीसीए साइकिल का पार्ट है और ये एक रिपीटेटिव साइकिल है, यानी कि आप एक बार अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसे भूले नहीं, आपको उस पर दोबारा रिपीटेटिव तरीके से काम करना चाहिए ताकि उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आ सके। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने वीडियो के उस पड़ाव की तरफ जहां पे हम नॉलेज चेक की बात करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा का पूरा सुना है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे पाएंगे। नेम वन रूट कॉज एनालिसिस टेक्निक, यानी कि एक ऐसी टेक्निक का नाम बताइए जिसको रूट कॉज एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल की कोशिश ये है कि वो सारे टेक्निकल्स और बिहेवियर स्किल्स आपके पास लेके आएं जो कि बड़ी बड़ी एमएनसीज कॉर्पोरेट में काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कलीग्स, अपने दोस्त जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले हैं या कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।